Hello everyone, welcome to JPX platform. I am Vinay Rajput and today I am going to discuss about very basic cell organelle, a very important cell organelle which is known as lysosome, लयन काय, हिंदी में लयन काय। लाइसोसोम जो आप बहुत ही फेमसली उसको जानते हो, सुसाइडल बैग बोलते हैं, हत्या की थैली बोली जाती है कोशिका की। थोड़ी सी मैं उसकी आज बात करूंगा और ब्रीफ में कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, लेकिन उतना ब्रीफ होगा जितना आपको एग्जाम में काम आ जाए, है ना, जितना आपके एग्जाम को जरूरत जितनी आपको चाहिए उतना मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी वाले लोग, चाहे सीजीएल हो चाहे कोई भी हो, आप देख सकते हो, आप मतलब फुलफिल हो जाएगी आपकी डिमांड जो आपको चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लाइसोसोम, मैंने इसके पहले आपको गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारी चीजों की, राइबोसोम की बात मैंने सब कुछ कर ली है। अब आई लाइसोसोम, उसके बाद बता एक सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस थोड़ा सा बता दूंगा, पूरी सेल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उधर मैंने डीएनए आपका कंप्लीट कर दिया। आरएनए में थोड़ी सी बात बतानी है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में। उसके बाद आपको मैं कंप्लीट हो जाएगी विटामिन मिनरल। समझ लीजिए कि विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, बेसिक मिनरल्स आपके बॉडी में क्या काम करते हैं, ये कंप्लीट डाइजेशन में एंट्री करेंगे। यूं 5 से 8 दिन में हम लोग फटाफट फिनिश कर देंगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसको स्किन बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस यही सारी चीज मेन चीज पढ़नी है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड वगैरह होती है, ग्रंथियां वगैरह, ये पढ़ लो आप, काम खत्म। डिजीज के बारे में पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है ना, जो कि ये यूपीएससी में आमतौर पे डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आती है, ठीक है ना। जैसे जीका वायरस, ये ऐसा डिजीज है जो मदर से बच्चे में जा सकता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो कौन सी मॉस्किटो डिजीज होती है जो मदर से बच्चों में चली जाती है, जीका वायरस, जीका वायरस वो डिजीज होती है, ठीक है ना। मलेरिया वगैरह नहीं जाता है, मलेरिया, डेंगू ये सब नहीं जाते, लेकिन जीका चला जाता है, इस पे क्वेश्चन था, तो ऐसी डिटेलिंग में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप बस इस पे फोकस कीजिए, लाइसोसोम, ठीक है, इसको लयन काय बोलते हैं, लयन काय। काय मतलब समझते हो ना, एक बॉडी या स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी या स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे है सोम, मैंने बताया था सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, है ना, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी पिंड। और लाइसो मतलब अभी पता चल जाएगी कि क्यों लाइसो रखा गया है। सोम तो मैंने बहुत बार बताया कि सोम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसकी बात आपको करनी है, इसके बारे में आपको इतना बता सकता हूं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको जब पूरा पढ़ा लूंगा तो मुंह से बोल के सुना दूंगा ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा, आप लिख भी सकते हो, है ना, वो लास्ट में करूंगा। पहले आप समझ ले कि क्या है। तो लाइसोसोम की बात अगर करें तो लाइसोसोम को अगर समझना है तो लाइसोसोम जैसे कि बात करोगे तो इसको कभी कभी माइक्रो बॉडीज के अंदर भी रख लेते हैं लोग। माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म काय होती हैं हमारे बॉडी में, मैंने आपको सूक्ष्म काय की बात की थी एक समय, स्पेरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, है ना, आपको मैंने बताया था, याद होगा। तो इस सूक्ष्म काय के अंदर भी रख लेते हैं और कभी कभी आप इसको नॉर्मली भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, लाइसोसोम को, ठीक है। तो ये लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, जितना आपके लिए फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो ये वो चीज है, आपके लिए फायदेमंद भी है, लेकिन अगर ये अपने पे आ गया तो आपके नुकसान के लायक भी बन जाएगा, आपको डिजीज करा देगा, बीमारी भी कर देता है, बहुत सारे ऐसी बीमारी ये कर देता है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर। तो उसकी बात मैं करूंगा। लाइसोसोम की बात करें तो पहली बार 1955 की बात है, 1955, 1955। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। डी ड्यूवे, है ना, डी ड्यूवे ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया और लाइसोसोम शब्द भी इन्होंने ही दिया, ठीक है। ये दो बात है, ऑब्जर्व कोई करता है, शब्द कोई देता है, तो इन्होंने दोनों काम किया, ऑब्जर्वेशन की और इसको लाइसोसोम शब्द भी ये प्रपोज किया डी ड्यूवे ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी ड्यूवे डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे एंड द टर्म इज आल्सो प्रपोज्ड बाय दिस डी ड्यूवे, है ना, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रपोज किया डी ड्यूवे। अब इसके बाद ये जैसे कि आपको पता होगा, ये इनके बारे में बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट है, ये बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट थे, डी ड्यूवे जो है ना, बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट का मतलब कोशिका विज्ञान के अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट, ठीक है ना, सेल की स्टडी करने वाले साइटोलॉजिस्ट बेल्जियम के थे। इन्होंने डिस्कवर किया था, किस आधार पर डिस्कवर किया था, बायोकेमिकल स्टडीज। इन्होंने बायोकेमिकल स्टडी की थी कोशिका की, मतलब स्टेनिंग की थी, कलरिंग की थी, है ना, कलर के आधार पर इन्होंने पकड़ा था लाइसोसोम। तो बायोकेमिकल स्टडीज की डी ड्यूवे ने, जो कि बेल्जियम के साइंटिस्ट हैं, बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट हैं, जो कि सेल के स्टडी करते थे। साइटोलॉजिस्ट मतलब कि जो कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने बायोकेमिकल स्टडीज के आधार पे कोशिका की, बायोकेमिकल स्टडी मतलब स्टेनिंग के आधार पे, कलर करके कोशिका की, इन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। ये है वो बेसिक आदमी। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी की बात की जाती है कि माइक्रोस्कोप से बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है। तो डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कौन ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया, नोविकोव, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने
इसकी डिटेल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करके बताया था। क्या? नोविकोव। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लाइसोसोम की स्ट्रक्चर बताई थी, संरचना कैसी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन वाले हैं और इमेज को और ये क्या करके क्या कर देंगे और इमेज को अच्छे तरीके से दिखाएंगे। जैसे एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, उससे नहीं, इलेक्ट्रॉन वाले से इन्होंने बताया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज मैंने बार बार जिक्र किया है कि उसकी खोज से कैसे कैसे वायरस की स्टडीज हुई, कैसे कैसे आगे हम लोग अलग अलग कोशिका के अंदर भी कोशिकाओं को स्टडी कर पाए, सेल्यूलर ऑर्गेनल को, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नोविकोव ने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खोज के दिया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसके शेप साइज की। देखो, तो लाइसोसोम पाचन एंजाइम युक्त छोटा एकल कला वाला पाचन एंजाइम युक्त होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर में होते हैं। ये सुनते जाओ, लाइसोसोम जो होते हैं ये पाचन एंजाइम युक्त मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर में होते हैं। छोटा एकल कला वाला थैलीनुमा रचना होता है, छोटा होता है, एकल कला, सिंगल मेम्ब्रेनस, थैलीनुमा मतलब बैलून नुमा, पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक लाइन में लिख दूं, इसको एक लाइन में लिखना है, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा लिख दो, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होता है, एकल कला, सिंगल मेम्ब्रेन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो लाइसोसोम पाचन एंजाइम युक्त होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर भरा होता है। सैक मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा होगा एक मेम्ब्रेन, है ना, और इसका मेम्ब्रेन है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हो जाएगी ये, है ना, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर में भरा हुआ एंजाइम, इसके अंदर में एंजाइम भरा होगा। तो वही मैंने बताया आपको। क्या बताया? हिंदी में सुनो, इसको मैंने बताया लाइसोसोम पाचन एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम युक्त छोटा छोटा एकल कला सिंगल मेम्ब्रेन वाला थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हो गया। ये कोशिका के अंदर कोशिकीय पदार्थ, कोशिका के अंदर ये हो गया, जाहिर सी बात है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम भी है, सेंट्रोसोम भी है, बहुत सारे हैं। तो ये उसमें से एक है। तो ये कोशिका के अंदर कोशिकीय पदार्थों के पाचन का कार्य करता है, कोशिकीय पदार्थों के पाचन का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिकीय पदार्थ में आप जानते हो क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उनका भी पाचन ये कर देता है। अगर कोशिका बूढ़ी हो चुकी है, कोशिका इनएक्टिव हो चुकी है, तब उस कोशिका का क्या काम, उसको मरना जरूरी है, तो उसके अंदर का कोशिका के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सबको डाइजेस्ट कर देगा ना, पाचन का कार्य करता है। ठीक है, जब कोशिका पुरानी हो जाती है, एज हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, इनएक्टिव रहती है ना, कोशिका का कोई काम नहीं है, तो उसके अंदर की जो भी कोशिकांग है उसको डाइजेस्ट कर देगा, पाचन कर देगा उसका। तो ये आपको मैंने बताया, यह कोशिका के अंदर कोशिकीय पदार्थों के पाचन का कार्य करता है। यदि ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, अगर ये क्षतिग्रस्त हो गया, अगर इस क्षतिग्रस्त हो गया, ये यदि क्षतिग्रस्त हो गया, तो इनके एंजाइम द्वारा कोशिका को ही मार दिया जाता है। क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, एंजाइम यहां से निकल जाएगा, तो कोशिका ही डाइजेस्ट हो जाएगी, कोशिका ही मर जाएगी। ठीक है, इसीलिए सुसाइडल बैग के नाम से जानी जाती है, हत्या की थैली। तो क्या है, यदि ये क्षतिग्रस्त हो गए, तो इनके एंजाइम द्वारा कोशिका ही मर जाती है, कोशिका ही, इन्हीं के एंजाइम से कोशिका ही मर जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, सुसाइडल बैग। उसके बाद ये जंतु कोशिका में सामान्यतः पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है। मैंने प्लांट एनिमल सेल की डिफरेंशिएशन जब किया था, मैंने बताया था प्लांट सेल में ये नहीं होती है नॉर्मली, और एनिमल सेल में पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जहां पे मिल जाते हैं, पर आप नॉर्मली ध्यान रखना कि प्लांट सेल में नहीं होते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्ट मत ध्यान रखना कि प्लांट सेल में है ही नहीं, कहीं है ऐसा ऑप्शन आपके पास एग्जांपल है, उदाहरण जहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फंजाई में भी होता है, कवक में भी होता है, कुछ शैवाल होते हैं, अलगी, उनमें भी मिलता है ये, है ना, तो ये मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली एनिमल सेल में ये होता है, जंतु कोशिका में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, सुसाइडल बैग, आपने समझ लिया। क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तो अपने ही तेल निकाल लेंगे, ये सुसाइडल बैग, है ना, अपनी कोशिका की बैंड बजा देंगे, उसी को डाइजेस्ट कर देंगे, पचा डालेंगे। ठीक है, ये आपको पास ध्यान रखना है। ये एनिमल सेल में नॉर्मली होता है, एनिमल सेल में, है ना। फंजाई में मिल जाएगा, फंजाई में से न्यूरोस्पोरा होती है, ईस्ट होता है खमीर, उसके अंदर ही मिल जाएगा, है ना, ईस्ट के अंदर ही मिल जाएगा। फंजाई की बात कर रहा कवक, उसमें मिल जाता है लाइसोसोम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हरे शैवाल जो होते हैं ना, काई वगैरह, अलगी वगैरह, उसमें भी मिल जाते हैं ना। लयन कान की उत्पत्ति, लयन काय की उत्पत्ति, लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है, ये अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से होती है, ठीक है। ये मैंने एक बार बताया भी था आपको। तो उससे इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, ठीक है। ये बनते कैसे हैं, और उसके बाद आपने डी ड्यूब की कहानी पढ़ी, डी ड्यूबे ने कैसे इसको खोजा था। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में इन्हें नॉर्मली खोजा था, लेकिन इसको जंतु कोशिका में आप समझ सकते हैं कि ज्यादा डेवलप होते हैं। पादप कोशिका में रेयर कहीं मिल जाए तो मिल सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट फॉलो कर लेना कि पादप कोशिका में होता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना। मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको अलगी को पादप के अंदर रखोगे, अलगी को शैवाल को कभी कभी प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाता है, तो अलगी में कुछ अलगी में होते हैं, हरे शैवाल में होते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपको इतना आपको अगर नॉलेज है तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग ये है आपके पास, ठीक है। और पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में इन्हें सूक्ष्म कोशिक द्रवीय कणों के रूप में देखा गया है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं में इन्हें मतलब लाइसोसोम को सूक्ष्म कोशिका द्रवीय कणों के रूप में देखा गया है। लेकिन पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में बोल रहा हूं, लेकिन एनिमल कोशिका में ज्यादा ये प्रीडोमिनेंट होते हैं, ज्यादा ये क्या होता है, डेवलप होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो नॉर्मली एनिमल सेल में होते हैं, ये ध्यान रखना। प्लांट सेल में कभी पूछ दे तो आप हाँ ना में क्या बोलोगे आंसर, आप बोलोगे प्लांट सेल में। अगर पूछ रहा है कि प्लांट सेल में है कि नहीं है, ऐसा पूछ दिया तो ऐसा मत बोल देना नहीं है, ठीक है ना। तो उस ऑप्शन के हिसाब से जाएगा। मैंने इतना बताया कि एनिमल सेल में नॉर्मली होते हैं, प्लांट सेल में इक्के दुक्के में कहीं मिल सकते हैं। तो आपको समझ करना है कि आपको आंसर कैसे करना है। इक्के दुक्के में कहीं मिल सकता है, ठीक है। हरे शैवाल में मिल जाते हैं, अलगी में, फंजाई में मिल जाते हैं, न्यूरोस्पोरा में मिल जाएगा, ईस्ट में मिल जाएगा, है ना, प्रोटोजोआ में मिल जाएगा। प्रोटोजोआ जानते हो ना, उनमें मिल जाएगा प्रोटोजोआ। अमीबा, अंटमीबा, हिस्टोलाइटिका जो होता है एक तरीके से, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन चीजों में मिल जाता है प्रोटोजोआ में, ठीक है ना। तो ये लाइसोसोम यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं इसकी अल्टर स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, ये आपने इतना देखा कि इसमें क्या क्या है। अब नोविकोव की बात मैंने कर ली, ये हो गया। फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड एज पेरी कैनालिक्यूलर बॉडी, इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था पेरी कैनालिक्यूलर बॉडीज, इसको ऐसा भी डिस्क्राइब किया गया इस नाम से भी। लाइसोसोम को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड एज पेरी कैनालिक्यूलर बॉडी की तरह इसको डिस्क्राइब किया गया। जब नोविकोव ने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो पहली बार इसको डिस्क्राइब जो किया गया था पेरी कैनालिक्यूलर बॉडी के नाम से लाइसोसोम को डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, और एक बार और बता दूंगा, है ना, अलग तरीके से। इसको डिस्पोजल यूनिट ही बोलते हैं, डिस्पोजल यूनिट। डिस्पोजल क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, डिस्पोजल यूनिट। इसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, आप समझ सकते हो, अपना ही बैंड बजा लेता है ये, है ना, सुसाइड करा लेता है, तो एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। इसको डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं। कभी भी इस नाम से आ जाए, अल्टरनेट नाम पूछता है, इसलिए मैंने अल्टरनेट नाम बताने की कोशिश की है। डिमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं। स्कैवेंजर ऑफ सेल, सेल की सफाई करता है तो वो भी लिख लो, स्कैवेंजर, सफाई करने वाला, स्कैवेंजर ऑफ सेल, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैंने एनिमल सेल रखा है, नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में कभी पूछे तो आप उस हिसाब से दे सकते हैं कि कुछ हैं प्लांट जहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। बट एनिमल सेल, मोस्टली एनिमल सेल में मिलते हैं ये, ठीक है। तो दे अकर इन ऑल एनिमल सेल एंड प्रोटोजोआ एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में नहीं मिलेगा। लाल रक्तकणिका जो होती है मैमेलियन आरबीसी, उसके अंदर कोई नहीं होता, ऑर्गेनल नहीं होता, आपको पता होगा। मैच्योर आरबीसी में नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिपक्व जो लाल रक्तकणिका कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं जो होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, उसमें नहीं मिलेगा, आरबीसी में नहीं मिलेगा, मैमल वाली आरबीसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहां नहीं मिलेगा, ठीक है। दे आर एबंडेंट इन, कहां ये होते हैं ज्यादा, लाइसोसोम कहां ज्यादा होगा, कभी क्वेश्चन आ गया, डब्ल्यूबीसी में होगा, डब्ल्यूबीसी में ज्यादा होगा, वहां बहुत ये होते हैं। मैक्रोफाजेस होते हैं, वहां पे होगा, मैक्रोफाजेस है ना, मैक्रोफाजेस होते हैं, यहां पे होगा मैक्रोफाज सेल। कफर सेल जो होता है, कफर सेल, लीवर में कफर सेल होता है, वहां पे होगा, ठीक है ना, वहां पे भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, वहां पे भी क्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट में ज्यादा होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट भी एक कोशिका होती है जो बोन को डिस्ट्रॉय करती है ना। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन को बनाते हैं, ऐसी कोशिका जो हड्डी को बना रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी आ रहा है। लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन को डिस्ट्रॉय करते हो, है ना, बोन को डिस्ट्रॉय करते हो, वो हो जाएगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट में बहुत ज्यादा मिलते हैं। सिक्रेटरी सेल्स ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास में मिल जाएगा आपको, है ना, जो सिक्रीशन करते हैं ना, कुछ श्रावण करते हैं, कुछ सिक्रीशन कर रहे हैं वहां पे। किडनी में मिल जाएगा, किडनी में मिल जाएगा, प्लीहा में मिल जाएगा, स्प्लीन में मिल जाएगा, है ना, वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा मात्रा में लाइसोसोम मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, इतनी कहानी नोट कर लो, मैं हट गया, ठीक है, हो गया, आपने नोट कर लिया होगा।
पॉज भी करके आप कर सकते हो नोट। तो एनिमल सेल में नॉर्मली ये पाए जाते हैं, प्लांट सेल में इक्का दुक्का आपको मिल सकता है। ऐसा बोलना कदापि ये सही नहीं होगा कि प्लांट सेल में होते ही नहीं है, ये तो सही नहीं है, इक्का दुक्का है एग्जाम्पल जहां मिलते हैं, ठीक है। और बाकी फंजाई में मिल जाते हैं, न्यूरोस्पोरा है, ईस्ट है, प्रोटोजोआ में मिल जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ हरे शैवाल अलगी होते हैं, उनमें भी मिल जाते हैं ये, ठीक है ना। और अलगी को तो प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाता है, अलगी को पादप जगत के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा आप ध्यान रखना। लाइसोसोम हैज नो कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसके पास कोई ऐसा नहीं कि शेप है, नो कैरेक्टरिस्टिक शेप, ये अपना शेप बदलते रहते हैं ना, रूप आकार जो है ना इनका वो बदलते रहता है। तो इसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं है, बट ये नॉर्मली स्पेरिकल होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था स्पेरिकल होते हैं, मैंने अभी बना के दिखाया भी था। तो नॉर्मली ये स्पेरिकल बॉडीज होते हैं और इसकी साइज जो होती है लगभग 0.2 माइक्रोन के आसपास होती है, 0.2 से 0.8 माइक्रोन के आसपास ये होते हैं साइज में, ठीक है ना। ये आपको नहीं ध्यान रखना, बस एक फीलिंग के लिए साइज देख लो कितना छोटा है। और ये नॉर्मली की शेप जो होती है ये बदलती रहती है, प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये है कि शेप जो होती है पॉलीमॉर्फिक बोल सकते हो, पॉलीमॉर्फिक शेप बदलते रहते हैं, शेप ये बदलते रहते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये बहुरूपता दिखाते हैं, पॉलीमॉर्फिक शेप बदलते रहते हैं, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक मतलब रूप, बहुत सारे रूप बदलते रहते हैं, बहुरूपता इनके अंदर में होती है, ठीक है, लाइसोसोम में। ये हो गया। लाइसोसोम आर बाउंड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, एक कल कला होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको दिखा दिया है ये सारी चीजें। उसके बाद बताया लाइसोसोम के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लाइसोसोम की बातें अगर ध्यान रखनी है तो लाइसोसोम ये एसिडिक होता है, इसके अंदर इंजाइम जो होते हैं ना, इसके अंदर इंजाइम भरा होगा, वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक पीएच में बड़ा वर्क करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। वो एसिडिक कब होता है, क्यों होता है पता है आपको? एसिडिटी लानी है तो क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल बता रहा हूं किस तरीके से। हाइड्रोजन आयन आपके पास है, कुछ नहीं, इसके अंदर में डाल दो। हाइड्रोजन आयन अगर किसी अंदर में डाल रहे हो तो वो एसिडिक होता जाएगा। इसका मतलब ये परमिएबल होते हैं हाइड्रोजन आयन के लिए, ये हाइड्रोजन आयन के लिए परमिएबल है, अंदर जाने देते हैं लेकिन बाहर नहीं आने देते। हाइड्रोजन आयन अंदर घुस जाएंगे तो उसके कारण एसिडिटी हो जाएगी, अम्लीयता आ जाएगी, अम्ल गुण जो है इसके अंदर में आ जाएगा हाइड्रोजन आयन के कारण, लेकिन बाहर नहीं निकलने देंगे ना बाबर ना, अंदर घुस गो बाहर नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम शोज कंट्रोल्ड परमिएबिलिटी। कंट्रोल्ड परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब इट इज परमिएबल फॉर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के लिए परमिएबल है लाइसोसोम। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है लाइसोसोम की, जो वो हाइड्रोजन आयन के लिए परमिएबल है, और तब हाइड्रोजन आयन कैन इंटर इनसाइड द लाइसोसोम, इंटर करेगा लाइसोसोम के अंदर, और क्या होगा इससे, द पीएच ऑफ लाइसोसोम बिकम्स एसिडिक। इसके कारण लाइसोसोम का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, लगभग पीएच 5 के आसपास, 5 है ना। ये आपको पता है, पीएच से आप एसिडिटी बेसिसिटी बताते हो ना, क्षार है कि क्या कहते हैं, अम्ल है, वो हो गया। और उसके बाद आपको ध्यान रखना लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होते हैं, कोशिकांग, मतलब बहुरूपता दिखाते हैं, ठीक है। ये बहुरूपता बहुत सारे रूप में पाए जाते हैं, कोई शेप फिक्स नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के आधार पे इनके कुछ टाइप्स बांटे गए हैं, बस टाइप समझ लो, इसी के आधार पे इनके कुछ टाइप्स है। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, और दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है ना, लाइसोसोम। इनके पॉलीमॉर्फिक आधार पे, जो बहुरूपता है उसके आधार पे इनके टाइप्स है, प्रकार है, सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम को, इसको ट्रू लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ट्रू लाइसोसोम, ट्रू है लाइसोसोम, ठीक है। और जितना मैं बता रहा हूं ये बहुत डिटेल इसकी स्टडी भी होती है, इसके एंजाइम्स के ऊपर, जो इसके अंदर एंजाइम भरा, इस पे किताबें भी हैं, सोच लो एंजाइम्स के ऊपर किताब है, 30 से 32 के आसपास एंजाइम होती है इसके अंदर भरा हुआ, 30 से 32 एंजाइम, टाइप्स के एंजाइम इसके अंदर होते हैं। तो सोच लो किताब लिखी गई है इसके एंजाइम के ऊपर, इसीलिए डिटेलिंग इसके अंदर जाओगे तो बहुत डिटेलिंग, बहुत माइन्यूट लेवल पे चीजें डिफरेंस हो सकती है, अलग अलग चीजों को अलग तरीके से बताया जा सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना समझ रहे हो तो काफी है, ठीक है ना। तो प्राइमरी लाइसोसोम, इसको ट्रू लाइसोसोम भी बोलते हैं और प्रोटो लाइसोसोम भी बोलते हैं। प्रोटो मतलब अभी बना है, प्रोटो मतलब क्या होता है, पुराना, अभी भी बना है, ठीक है ना। ये प्रोटो लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दे आर डायरेक्ट बर्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, ये सीधा गोल्जी बॉडी से बनते हैं, ये गोल्जी बॉडी से बर्ड होता है ना, बर्ड बन गया, वहां से सीधा निकल के आते हैं गोल्जी बॉडी से, तो ये सीधा गोल्जी बॉडी से बन के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गोल्जी बॉडी से बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम में क्या आता है, बस वही जो एंजाइम बात कर रहा हूं से, वही है, इतने समय से जो बात कर रहा हूं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर में बनता है,
भरे होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्राइमरी लाइसोसोम बनते कहां से, गोल्जी बॉडी से बन के आते हैं, वहीं से बनते हैं, ठीक है ना। ये इतना सिंपल ध्यान रखिए जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ये एंजाइम्स डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पाचन क्रिया कराते हैं। किसका पाचन, बताते जाऊंगा, अभी सुनते जाओ, डाइजेशन कराते जा रहा हूं, बताते जा रहा हूं, आपको सुनते जाओ। दीज एंजाइम्स आर फंक्शन एज एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच जब होगा, देखो पीएच 5 बताया था मैंने, और वो हाइड्रोजन आयन जब एंट्री किया उसके कारण पीएच मेंटेन है उसकी, तो दीज एंजाइम्स आर एक्टिव। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फंक्शन कब करते हैं, एसिडिक पीएच पे करते हैं, जब पीएच क्या हो, एसिडिक हो, एसिडिक पीएच पे ये फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इस एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेसिस भी बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस। क्यों, क्योंकि एसिडिक पीएच पे ये कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, इसीलिए एसिड हाइड्रोलेसिस भी बोलते हैं। और प्राइमरी लाइसोसोम आपको ध्यान रखना है कि ये बनता सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बॉडी से है, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बस इतना ध्यान रखोगे। और दीज एंजाइम्स एबल टू डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस, ये जो एंजाइम्स होते हैं नॉर्मली, जो आपके अंदर जो एंजाइम्स मिलते हैं लाइसोसोम के अंदर, नॉर्मल भाषा में सुन लो ये एंजाइम्स, लेकिन आप ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं एक आपके हिसाब के लेवल से है, मैंने बताया ना एमएससी लेवल पे तो बहुत डिटेलिंग में माइन्यूट स्टडी की जाती है, ठीक है, बट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है ये। तो ये एंजाइम डाइजेस्ट किसी भी सब्सटेंस को कर सकता है आपके सेल के अंदर, प्रोटीन को कर देंगे डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट को कर देंगे डाइजेस्ट, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देंगे, लिपिड को डाइजेस्ट कर देंगे, सब चीज को डाइजेस्ट कर देंगे। हाँ, ये मत बोलना कि ये स्टील को कर देंगे डाइजेस्ट, नहीं, प्लास्टिक को कर देंगे डाइजेस्ट, ऐसा मत बोलना, बस इनको डाइजेस्ट कर देंगे। मॉलिक्यूल्स वगैरह जो आपके सेल के अंदर है सबको डाइजेस्ट कर देंगे। स्टील प्लास्टिक वगैरह डाइजेस्ट नहीं होती है, ध्यान रखना, है ना, ये मत बोल देना सबको डाइजेस्ट कर देंगे, स्टील भी प्लास्टिक भी सब हो जाएगा, ये हो गया। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इफ अगर ये लाइसोसोम्स एक्सीडेंटली बस्ट हो गए, अगर ये लाइसोसोम एक्सीडेंटली बस्ट, मान लो एक्सीडेंट हो गया, रप्चरिंग हो गई, अगर ये लाइसोसोम एक्सीडेंटली बस्ट हो जाते हैं इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर ये बस्ट हो गए तो ये सेल की लाइसिस कर देंगे, सेल को ही फोड़ देंगे, सेल को ही तोड़ देंगे, जो आप जानते हो सुसाइडल बैग, अपने ही सेल की हत्या हो जाएगी, ठीक है ना, जिस सेल में ये रहते हैं। तो ये इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो मैंने बताया पहले भी बताया था, ये भी समझ लो। इफ दीज लाइसोसोम्स एक्सीडेंटली गेट बस्ट, अगर बस्ट हो गया, फूट गया, तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर ये सेल के अंदर बस्ट कर गया तो ये सेल की लाइसिस कर देगा, सेल का लाइसिस मतलब सेल फूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सेल की हत्या हो जाएगी, सुसाइडल बैग कहा जाएगा। सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में सुनो, सेकेंडरी लाइसोसोम को डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोला जाता है, इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोला जाता है, ठीक है ना, बस प्राइमरी समझ लिया उतना ही सफिशिएंट है, बस डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, अब इसको समझना है तो थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, अभी मिटा दो ये, बस ध्यान रखना इतना, इसको हल्का समझ लो, मैं आपको कुछ बता देता हूं, ठीक है ना। प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनती है, आपने देख लिया। सेकेंडरी कैसे बनता है थोड़ा देख लो, ठीक है ना। जैसे ये नॉर्मल एक सेल है, एक नॉर्मल सेल आपके पास, टिपिकल सेल है, ठीक है ना, ये सेल आपके पास है, कोशिका है, ये नॉर्मल सेल जो होती है कोशिका वो है, ठीक है। और उसके बाद में ये देखो यहां पे ये क्या है, गोल्जी बॉडी, जो मैंने बनाया भी था, याद करो, सिस्टर्नी वगैरह मैंने बनाया था गोल्जी बॉडी में, जो लोग पिछला लेक्चर देख के आएंगे उनको मजा आएगा। यहाँ पे कुछ आपके पास फूड सब्सटेंस है, कैसा फूड सब्सटेंस, सॉलिड है, ये सॉलिड है ना, सॉलिड है, ठोस है, ठोस फूड सब्सटेंस है कोई, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, ये आपको दिखाता जा रहा हूं, अभी सुनते जाओ, ठीक है। ये हो गया, ये जो गोल्जी बॉडी है क्या बनाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम बनाएगा, ठीक है ना, ऐसा बता दो इसको, मैंने बनाया ना गोल्जी बॉडी क्या बनाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम बना दिया, ये बन गया। और ये जो फूड वैक्यूल, ये फूड है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो सेल की, वो इनगल्फ करेगी, इसको अंदर की ओर खींचेगी, इनगल्फ करेगी, ठीक है ना। तो इनगल्फ करेगी, तो यहाँ पे इसको जो ये इनगल्फिंग हो रही है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड प्रोडक्ट को अपने अंदर खींचना। एंडोसाइटोसिस मतलब कि अंदर ले रहे हो, एक तरीके का एंडोसाइटोसिस ही है, एंडो मतलब कुछ अंदर ले रहे हो, और ये प्रोसेस को नाम से जाना जाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड प्रोडक्ट को ले रहा है, मतलब कि सेल कुछ खा रही है, सॉलिड प्रोडक्ट ले रही है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, सेल इनगल्फ कर रही है सॉलिड प्रोडक्ट को, सॉलिड फूड को, ठीक है, उस तरीके से समझ सकते हो। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बैक्टीरिया भी इनगल्फ कर सकती है फेगोसाइटोसिस के माध्यम से, है ना। तो फेगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड चीज को अंदर ले रही है, तो ये इसको बोलते हैं फेगोसोम। जब अंदर लेगी ना तो फेगोसोम बोलते हैं,
समझ में आ रहा है? ये फेगोसोम बोलते हैं। जब ये अंदर ले रही हो तो इसको फेगोसोम के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान से सुनते जाओ क्या बोल रहा हूं मैं। इसको फेगोसोम के नाम से जाना जाता है जब ये अंदर ले रही है। किस माध्यम से? फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये अंदर ले रही है। और ये जो मेम्ब्रेन में ये बन गया ना, ये पूरा ये मेम्ब्रेन से ये अंदर फूड प्रोडक्ट ये है आपका सॉलिड फूड प्रोडक्ट, इसको मिला के फेगोसोम बोलते हैं। मेम्ब्रेन और ये फेगोसोम बोलते हैं, फेगोसोम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये यहां पे आएगी। ठीक है, नीचे आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहां पे आपके पास ये है मेम्ब्रेन और बीच में आपके पास ब्लू कलर से मैंने दिखाया था, ये कोई फूड पार्टिकल है ना, कोई फूड सब्सटेंस है, कोई भोज्य पदार्थ है, ये हो गया। अब देखो क्या है, इसने प्राइमरी लाइसोसोम बना दिया। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स यहां आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी मैंने पढ़ा दिया आपको, इसके साथ जुड़ेगा। अब क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका कलर मैं बदल दूं, कलर ये मान लो कि रेड कलर में है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये रेड कलर और ये अपना प्राइमरी लाइसोसोम किस में है, ब्लैक कलर में। और बीच में क्या है आपका फूड सब्सटेंस, ये फूड सब्सटेंस ये बन गया कुछ एक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो ऐसे सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम इसको बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, फेगोलाइसोसोम। इसको फेगोलाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है, फेगोलाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम ये था, लेकिन जब प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम से जब मिला, ये फेगोसोम एक तरीके से जब फेगोसोम से मिला, तो फेगोसोम से जब मिला तब जाके बना सेकेंडरी लाइसोसोम। ये आपको ध्यान रखना है। तो फेगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इज नथिंग बट सेकेंडरी लाइसोसोम, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा आ जाओ, अब मान लो कि सेल ने खाना खा लिया, सॉलिड प्रोडक्ट को ले लिया, लेकिन सेल पानी भी पिएगा, सेल ड्रिंक भी करता है, सेल पानी भी पीता है। अभी तो इनगल्फ किया सॉलिड फूड प्रोडक्ट, वो सॉलिड फूड प्रोडक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब सेल पानी भी पिएगा, सेल इज ड्रिंकिंग, सेल पानी पिएगा। क्या पानी पिएगा भैया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो सकता है, ले लो ग्लूकोज का सॉल्यूशन। मान लो पीना चाहता है वो, ले चलो ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाता हूं सेल को, ये लो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको ये अंदर की ओर लेगा तो एक चैनल बनाता है। ये नॉर्मल सुन लो, एक चैनल के माध्यम से ये अंदर आएगा, है एक चैनल के माध्यम से। और उसके बाद क्या होगा कि यहां पे ये इसके अंदर में घुस जाएगा। जैसे ये मैंने आया, ये इनगल्फ हुआ अंदर की ओर फेगोसाइटोसिस के माध्यम से, और ये आपका फेगोसोम बना। ये इसमें मेम्ब्रेन है, ये फूड पार्टिकल है, इसको मिला के आपने यहां बनाया जो कि एक फेगोसोम है। और ये फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम दोनों मिलकर जुड़ गए तो बन गया क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो फेगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इज नथिंग बट सेकेंडरी लाइसोसोम, ये आपके पास है, जिसको अलग नाम से भी जानते हो। उसके बाद जब सेल ड्रिंक कर रही है, कुछ पीना चाहती है, द्रव पदार्थ लिक्विड प्रोडक्ट पीना चाहती है, अंदर लेना चाहती है, तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जैसे फेगोसाइटोसिस हुआ, सॉलिड प्रोडक्ट को लिया, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। सेल पी रही है, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब ये सेल क्या है, कुछ ड्रिंक कर रही है। ठीक है, तो ये मान लो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो ये आपके पास है, ग्लूकोज सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि ये आपके पास आगे चली और ये यहां पे आके जुड़ गया। कैसा, देखो प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ गया, ये क्या है, पिनोसोम हो गया, पिनोसोम। जैसे ये फेगोसोम बन गया, फेगोसाइटोसिस से फूड पार्टिकल आया तो ये फेगोसोम बना, जिसको ये बोल रहे हो। उसी तरीके से ये पिनोसाइटोसिस से जब ये लिक्विड प्रोडक्ट अंदर आया, द्रव पदार्थ अंदर आया, जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो इसको पिनोसोम बोला, क्योंकि पिनोसाइटोसिस से हुआ अंदर आया है तो पिनोसोम। ये फेगोसाइटोसिस से अंदर आया फूड पार्टिकल, इसको फेगोसोम। ठीक है, तो फेगोसोम के साथ ये जुड़ा था तो वो बन गया। अब यही प्राइमरी लाइसोसोम इस पिनोसोम के साथ जुड़ेगा। देखो यही प्राइमरी लाइसोसोम ये पिनोसोम के साथ जुड़ेगा, ये हो गया। और ये ब्लैक कलर में मैंने बनाया है प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। और इसके अंदर में देखो ये वाला है आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन भर दिया, ये वाला ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो ये रेड कलर था, ये ब्लैक कलर था, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है ना, ये आपको पता है ना प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम जो मैं आपको पढ़ा दिया अभी। ठीक है, ये दोनों जुड़ गए, पिनोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। अब जो बनेगा उसको बोलोगे क्या, उसको बोलोगे क्या, एक तरीके से उसको बोलोगे आप, जैसे कि सेम बनेगा ना स्ट्रक्चर, ऐसा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बनेगा। ठीक है, और उसके अंदर में भर दो ग्लूकोज सॉल्यूशन, लिया था ना, पिया था ना, सेल ड्रिंक किया था, अभी तो ड्रिंकिंग हुई थी सेल की। पिनोसाइटोसिस के माध्यम से एक चैनल बना, चैनल, और उसके माध्यम से पूरा अंदर आ गया, एक पूरा का पूरा मेम्ब्रेन में, एक मेम्ब्रेन में अंदर ये इकट्ठा हो गया। ठीक है, इसको पिनोसोम के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया, इसको बोलते हो क्या, ये भी एक सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम है, लेकिन इसको हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको फेगोलाइसोसोम के नाम से जानते हो, तो इसको हम लोग जानते हैं पिनोलाइसोसोम के नाम से, पिनोलाइसोसोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि
पिनोसाइटोसिस हुआ था, पिनोलाइसोसोम। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेकेंडरी लाइसोसोम, दो एग्जांपल के फॉर्म में आपने समझ लिया। ठीक है, दो एग्जांपल के फॉर्म में ये आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अब इसमें और भी है बहुत सारे, अब मैं सिंपल भाषा में समझा दूंगा। ये सेकेंडरी लाइसोसोम में आप ध्यान रखना बस। ऑटोफेजिक भी होते हैं, जो लोग बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, रेसिडुअल बॉडी भी होते हैं। ठीक है, बट आप इतना ध्यान रख रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। यूट्यूब पे इतना लेवल पे कोई बताया नहीं होगा, यूपीएससी लेवल पे मुझे पता है, मैं जानता हूँ, 8 साल से मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, फिर मैंने इसलिए बता दिया ताकि एक फील आ जाए। अब जमाना बदल चुका है, अब लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी सी फीलिंग ले लो। ये सेल की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, जितना ही हमारे लिए अच्छा है उतना ही हमारे लिए बुरा हो जाता है। ये हमारी शरीर में बीमारी का कारण बन जाता है। ये कौन कौन से मैं लिखवा दूंगा, तो हमारे लिए अच्छा भी है। सेल की सफाई कर रहा है, सेल की सफाई कर रहा है, स्कैवेंजर है। बैक्टीरिया को, फूड पार्टिकल को, कुछ है उसको इनगल्फ कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक भी बन जाता है कभी कभी, और बीमारी भी कर देता है, यही लाइसोसोम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पिनोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम मैंने बनाया क्या, पिनोलाइसोसोम, जो कि सेकेंडरी लाइसोसोम है। उसी तरीके से फेगोसोम बनाया प्लस प्राइमरी लाइसोसोम, दोनों जुड़ गए तो बना फेगोलाइसोसोम, जो कि एक सेकेंडरी लाइसोसोम है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, फेगोसाइटोसिस जानते हो ना, फेगोसाइटोसिस जैसे फूड पार्टिकल अंदर मैंने लिया, वो प्रोसेस है। जैसे कि प्रोटोजोआ की बात करोगे तो प्रोटोजोआ में फेगोसाइटोसिस के माध्यम से अमीबा, पैरामीशियम, ये फूड को अंदर लेते हैं फेगोसाइटोसिस के माध्यम से, प्रोटोजोआ। और हमारे अंदर अगर फेगोसाइटोसिस होता है ह्यूमन बॉडी में, तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इसका काम है फेगोसाइटोसिस का माध्यम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम समझ लिया आपने, तो फेगोसोम सब कुछ समझ लिया आपने। अब हम लोग आगे चलते हैं, रेसिडुअल लाइसोसोम के बारे में थोड़ा समझ लो। रेसिडुअल, ठीक है ना, कभी कभी रेसिडुअल लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, और एक ऑटोफेजिक लाइसोसोम होते हैं, ऑटोलाइसोसोम के नाम से जानता है, उसको भी सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ही रखते हैं। जो आपने दो पढ़ लिया, तो दो और है, रेसिडुअल बॉडी या रेसिडुअल लाइसोसोम, और एक ऑटोलाइसोसोम के नाम से जानते हैं। उसको सेकेंडरी बॉडी के अंदर, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ही रखते हैं। लेकिन आपको बहुत सारे बुक्स में अलग अलग भी दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो ये देख लो, ऐसे नाम से पढ़ लो। तीसरा रेसिडुअल बॉडी, रेसिडुअल बॉडी ये क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग अलग तरीके से बता सकता हूं, एमएससी की किताबों में अलग अलग तरीके से, हाई लेवल पे इसकी डिस्कशन अलग तरीके से होती है। मैं आपको सिंप्लीफाइड समझा दे रहा हूं। देखो, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, सेकेंडरी लाइसोसोम के द्वारा डाइजेशन हो गई, जब उसने डाइजेशन पूरा कर दिया, पचा दिया पूरा, द वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम, कुछ वेस्ट अवशिष्ट पदार्थ बच गए। सुन लो, अवशिष्ट पदार्थ बच चुके हैं। पूरा डाइजेशन करने के बाद जो बचा खुचा पदार्थ बचा, जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो अवशिष्ट पदार्थ बच गए, ठीक है ना, तो ये मैं बता रहा हूं, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन द वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। तो लिखो, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन कहां पे, सेकेंडरी लाइसोसोम में हो रहा है। मैंने इसमें सेकेंडरी लाइसोसोम के अलावा रेसिडुअल लाइसोसोम दिखा रहा हूं। ठीक है, रेसिडुअल बॉडी, लेकिन कभी कभी सेकेंडरी के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया जाता है रेसिडुअल को, लेकिन मैं अलग करके दिखा रहा हूं आपको। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, पाचन क्रिया पूरा कंप्लीट हुई सेकेंडरी लाइसोसोम में, जो मैंने आपको दिखा दिया पूरा पढ़ा के। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, द वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम, द वेस्टेज अवशिष्ट पदार्थ, वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन हो गया, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल रह गया, कुछ अवशिष्ट पदार्थ अभी भी बच गए हैं, तो वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, वेस्टेज कुछ बच चुका है, अवशिष्ट पदार्थ बच चुके हैं। ठीक है, बिकॉज डाइजेस्टेड सब्सटेंस सेकेंडरी लाइसोसोम इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। The wastage are present in the secondary lysosome because digested substance get diffused in the cytosol। देखो, जो डाइजेशन हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम में, जितना भी डाइजेस्ट कर दिया, जो भी प्रोडक्ट था हमारे पास उसके अंदर, जो मैंने सेकेंडरी लाइसोसोम आपको पढ़ा दिया, जो भी उसमें डाइजेशन होने वाला था सब डाइजेस्ट हो गया। वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, आराम से एब्जॉर्ब हो गया कोशिका के रूप में। अब जो बच गया, वेस्टेज बच गया, अवशिष्ट पदार्थ बच गया, वो है रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल अब बच चुका है, रेसिड्यू के फॉर्म में बचा हुआ, उसको बोलते हो आप रेसिड्यूअल बॉडी। तो ओनली वेस्टेज रिमेन्स इन द लाइसोसोम। और ओनली क्या बचा, ओनली वेस्टेज, वेस्टेज बचा है, वेस्टेज रिमेन्स इन द लाइसोसोम, सिर्फ वेस्टेज बचा हुआ है। बाकी तो बेचारा सेकेंडरी लाइसोसोम ने क्या किया, जो भी पचने वाला चीज था पचा लिया, और साइटोप्लाज्म में सारे निकल के वो एब्जॉर्ब हो गए, वो सारे
मटेरियल एब्जॉर्ब हो चुका है, मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में। अब जो बच गया वो ये है रेसिड्यूअल वेस्टेज वाला। तो दीज लाइसोसोम्स आर नोन एज रेसिड्यूअल लाइसोसोम। दीज रेसिड्यूअल लाइसोसोम्स अंडरगोज एक्सोसाइटोसिस। अब क्या होगा, ये जो बचा हुआ चीज है, जो रेसिड्यूअल है, वेस्टेज है, ये सेल के अंदर है। अब ये मान लो ये रेसिड्यूअल लाइसोसोम बचा हुआ है, ये ना कुछ ऐसा वेस्ट है जो बच गया अभी भी, इसको एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल देगा सेल। एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर निकल जाएगा, ये तरीका है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जब ये कोशिका में इकट्ठा होने लगता है, जब ये कोशिका में इकट्ठा होने लगता है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, वेस्ट बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोशिका भी इकट्ठा होने लग रहा है। जैसे कि नर्व सेल होते हैं ना, नर्व सेल, उसमें ये इकट्ठा होते जाते हैं। रेसिडुअल बॉडी, ये वेस्टेज होते हैं ना, अवशिष्ट पदार्थ, ये इकट्ठा होने लगते हैं। अवशिष्ट लाइसोसोम ये इकट्ठा होने लगते हैं। नर्व जो सेल होती है, तंत्रिका कोशिका, उसमें इकट्ठा होने लगते हैं। जब इकट्ठा होने लगते हैं तो नर्व कोशिका की जो परमेबिलिटी होती है, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की जो एक्सचेंज होती है, वो उसकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, परमगामी जो क्या बोलते हैं परमेबिलिटी को हिंदी में, परगाम्यता जो बोलते हैं, वो जो है वो हार्ड हो जाती है। तो जो परमेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो नर्व सेल के अंदर ये इकट्ठा होने लगते हैं, और नर्व सेल के अंदर ये इकट्ठा हो जाएंगे, ये बॉडी, ये वेस्ट मटेरियल, तो उसके अंदर की परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो कठोर हो जाएंगे। तो क्या होगा, उसके अंदर में इकट्ठा होते जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, ये वेस्टेज उसके अंदर में इकट्ठा होने लगते हैं। तो हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, उनके अंदर में ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना, ये बाहर नहीं निकलते हैं। इसके कारण याददाश्त पे असर आता है, याददाश्त जो मेमोरी होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और बच्चों में ऐसा नहीं होता है, बच्चों में इकट्ठा नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता, ये नर्व सेल में बच्चों में नहीं पाया जाएगा ये। लेकिन जैसे जैसे जवानी बढ़ते जाती है, आप बूढ़े होते जाओगे, आपके नर्व कोशिका में, नर्व सेल में इकट्ठा होते जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि नर्व कोशिका की परमेबिलिटी जो होती है, वो परमगाम्यता जो होती है, वो खत्म हो जाती है। तो भाई सारी बात है, सेल की परमगाम्यता जो खत्म हो चुकी है, मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी नहीं है अब, तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सारा डिपोजिटेड होते चला गया, उसके अंदर आपकी मेमोरी जो है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बूढ़े लोग में इसीलिए मेमोरी कम होती है। उसको एजिंग पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, ब्राउन पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, एजिंग पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। जो इकट्ठा हो रहा है ना इसके अंदर में, नर्व सेल की बात करोगे, उसके अंदर इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो उसको एजिंग पिगमेंट के नाम से जाना जाता है ना, ब्राउन पिगमेंट बोल सकते हो, उस नाम से जाना जाता है, जो कि याददाश्त आपको कम करते जाता है बूढ़ों लोगों में, ओल्ड पीपुल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नर्व सेल में ये इकट्ठा होते जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन नॉर्मली कोशिश करती है कोशिका कि इसको एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से सेल से बाहर निकाल दो, ये वेस्टेज को, ये अवशिष्ट पदार्थ को, ये ना, ये इसको कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां तक आपने समझ लिया, जो डाइजेशन हो गया वो तो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बच गया वो ये है, वो बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल गया तो सेल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन नर्व सेल में ये वहीं पे इकट्ठा होते रहते हैं। और वो बूढ़े लोगों में समय के साथ पूरा सेल के अंदर भर जाते हैं, तो ये मेमोरी को इफेक्ट कर देते हैं, याददाश्त प्रभावित हो जाती है, लोगों को याददाश्त कम होते जाती है। इसके लिए इसको एजिंग पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं ना कहीं ब्राउन पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो हमारे नर्व सेल में ये बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद से एक ऑटोफेजिक लाइसोसोम होता है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये 4 है, ठीक है। कभी कभी रेसिड्यूअल लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है ना। जो मैंने सेकेंडरी लाइसोसोम पढ़ा है ना, 2 एग्जांपल, उसके अंदर भी ये दोनों को रखा जाता है। मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, अलग अलग। तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये आप समझ रहे हो। ऑटो मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं की तेल निकाल रहा है ये। ऑटोफेजिक लाइसोसोम स्वभक्षी लाइसोसोम है ये, स्वभक्षी। और रेसिड्यूअल बॉडी जो आपने पढ़ा वो क्या है, अवशिष्ट लाइसोसोम, ठीक है। और ये स्वभक्षी है, इसका मतलब ये है, इसको सेलुलर स्कैवेंजर के नाम से भी जानते हैं। सेलुलर स्कैवेंजर मतलब सफाई करने वाला, है ना, सेल की सफाई कर रहा है ये। दीज लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ सरप्लस सेल ऑर्गेनल्स। सरप्लस सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, मतलब मान लो सेल है, वो बूढ़ी हो गई, उसकी एजिंग हो चुकी है, एज हो चुका है, वो सेल अब डिवाइड नहीं कर रहा है, वो सेल इनएक्टिव है, सेल ज्यादा नंबर में बन चुके हैं, अब जरूरत नहीं है, तो उस सेल को अब क्या करना है, अब उसको खत्म करना है। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इस सब को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सेल की जरूरत नहीं है, सेल बूढ़ी हो चुकी है, सेल इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, ठीक है ना। तो सेल ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, सेल
को अब खत्म करना है। तो क्या होता है कि उसी सेल के अंदर की जो लाइसोसोम होती है, वही लाइसोसोम उस सेल के अंदर की जितनी भी ऑर्गेनल है, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, सबको डाइजेस्ट कर डालेगी, सबको पचा डालेगी। तो ऑटोफेजी, खुद का ही स्वयं भक्षी हो गया, स्वयं भक्षी खुद का ही हो गया, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, दीज लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ सरप्लस सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं उन्हीं को डाइजेस्ट कर देते हैं। जिस सेल के अंदर लाइसोसोम है, उसी सेल में बहुत सारे कोशिकांग और भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सारे हैं, सबको डाइजेस्ट कर लेगा। इसका एक कारण है, जो कोशिका अगर बूढ़ी हो चुकी है, कोशिका इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, है ना, तो एजिंग हो चुकी है कोशिका की, तो उसको खत्म करना जरूरी है। तो ये एक ऑटोफेजिक लाइसोसोम इस फॉर्म में काम करता है। तो जनरली एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, मान लो स्टारवेशन, भूखमरी की बात है, वहां पे उस समय भी ये काम होता है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम काम करती है, ठीक है। ये डाइजेस्ट कर लेती है अपनी कोशिका के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को, ठीक है ना। ठीक, तो ये समझ लिया आपने। और बाकी सेल पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई, उस समय भी ये काम होता है, ठीक है, क्योंकि सेल की जरूरत नहीं है ना, पुरानी सेल क्या चाहिए। सेल में मान लो कोई एक्टिविटी सही नहीं चल रही है, इनएक्टिव हो चुका है, सेल में कुछ कमी आ चुकी है, तो उसको डाइजेस्ट किया जाता है ऑटोफेजिक लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है। उसके अंदर मतलब जितने भी ऑर्गेनल है, कोशिकाएं हैं, उस सबको डाइजेस्ट कर देगा लाइसोसोम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपके पास ऑटोफेजिक लाइसोसोम। अब चलते हैं, सिर्फ फंक्शन समझ लो अब, और इसको एक लाइन में समझा दो जितना मैंने अभी तक समझाया। देखो, लाइसोसोम इट इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। आप समझते जाओगे, वेस्ट डिस्पोजल मतलब रेसिडुअल बॉडी का काम था ये। सबको मिलाकर मैं एक बार में बता दे रहा हूं, जो मैंने जितना भी पढ़ाया आपको, प्राइमरी सेकेंडरी जितना भी मैंने पढ़ा दिया। इट इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म, लिख लो, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसको भी लिख सकते हो। तो इट इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ ए सेल। किसी भी कोशिका का वेस्ट का डिस्पोज करना, निकालो बाहर, वो एक तरीके का ये लाइसोसोम सिस्टम है आपके बॉडी में। तो एक तरीके का ये, इट हेल्प्स टू कीप द सेल, ये सहायता करता है, इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन, साफ रखने के लिए। इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करेगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, उसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करके कोशिका को साफ रखेगा, क्लीन। इसके लिए स्कैवेंजर बोल रहे हो, स्कैवेंजर सफाई कर रहा है। तो इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, या आपके पास मान लो कि फूड हो गया, कोई फूड प्रोडक्ट हो गया, वो हो सकता है, तो उसको साफ कर देगा डाइजेस्ट करके। लाइसोसोम सीक्रेट्स एंजाइम, ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम, मैंने आपको बताया, व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। ऐसे भी समझ सकते हो, वो फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है इसके अंदर में। अब ये मत बोल रहा स्टील को भी डाइजेस्ट कर देगा, प्लास्टिक को भी कर देगा, ऐसा ना सोचना। ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है इसके अंदर। कोई भी ऐसा सेल का सब्सटेंस नहीं है जो लाइसोसोम के एंजाइम उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, सबको डाइजेस्ट कर देते हैं ये, ठीक है ना। तो लाइसोसोम सीक्रेट्स एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस और एनी फॉरेन पार्टिकल, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को और फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको डाइजेस्टिव बैग बोल दोगे। डाइजेस्टिव बैग है एक तरीके से थैली है जो सब चीज को डाइजेस्ट कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल चाहे फूड हो चाहे बैक्टीरिया हो, सबको डाइजेस्ट कर दे रहा है। इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोल दो लाइसोसोम को। उसके बाद, बट व्हेन द सेल डैमेज, अगर मान लो कोशिका डैमेज हो गई, कोशिका में चोट लग गया, कोशिका में कुछ एरर आ गया, कुछ डैमेज हो चुका है कोशिका में, ठीक है ना, मैकेनिकल डैमेज, केमिकल डैमेज, मान लो कि डैमेज हो चुका है, तो व्हेन द सेल गेट डैमेज, तो क्या होगा, लाइसोसोम बस्ट, मैंने बताया भी था अभी उसके पहले, इसी को अलग वे से समझा रहा हूं। व्हेन द सेल गेट डैमेज then the lysosome burst, लाइसोसोम फूटेगा, लाइसोसोम बस्ट ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, लाइसोसोम बस्ट होगा, लाइसोसोम के अंदर की भरी हुई एंजाइम पूरा बाहर निकल जाएगी ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, जिस कोशिका में लाइसोसोम था उसी कोशिका को डाइजेस्ट कर देगा पूरा, उसी कोशिका को पचा डालेगा। इसलिए उसको बोलते हैं कि अपने ही कोशिका में रहता था, अपनी ही कोशिका को पूरा डाइजेस्ट कर दिया, पूरा पचा डाला, पूरा फोड़ डाला, इसलिए सुसाइडल बैग है, आत्महत्या की थैली है, ठीक है। बस ये समझ सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो। तो लाइसोसोम के बारे में इतना जानकारी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये सैक लाइक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, आपने समझ लिया। इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि जल अपघटन करा देते हैं किसी चीज का, किसी भी प्रोटीन हो, फैट हो, उसका जल अपघटन करा देंगे, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें बात करोगे, इसको सुसाइडल बैग भी बोल रहे हो कोशिका का, जो आपने देख लिया, ठीक है। अपने ही कोशिका को डाइजेस्ट कर देगा अगर ये बस्ट हो गया, कोशिका डैमेज हुई, कोशिका के अंदर ये बैठा हुआ है, ये फूट जाएगा,
वो पूरा एंजाइम इसका बाहर निकल जाएगा, कोशिका के हर ऑर्गेनल को, हर कोशिकांग को ये पचा डालेगा, पूरा डाइजेस्ट कर देगा कोशिका को। इसीलिए ये आत्महत्या की थैली कही जाती है ना, अपने ही कोशिका को की आत्महत्या करा दिया, है ना। तो ये इस तरीके से समझ सकते हो। अब आओ इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन के बारे में समझना है तो इसकी डिजीज समझ लो, बस इससे ज्यादा आपको नहीं समझना। डिजीज वगैरह समझ लो, डिजीज समझ लिए तो काम हो जाएगी, ठीक है ना। तो डिजीज की बात करते हो तो इसमें डिजीज में ऐसा है कि इफ लाइसोसोम ओवर सिक्रेटेड हो गया, लाइसोसोम मान लो ओवर सिक्रेटिव, ओवर एक्टिव हो गया, ओवर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, इट आल्सो लीड्स टू वेरियस डिजीज, तब बीमारी करने लगता है अगर ओवर एक्टिव हो जाए, ओवर सक्रिय हो जाए। जैसे कि ब्लड कैंसर कराता है, ये लिखते जाओ, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया के नाम से बोलते हैं, ये करा सकता है ब्लड कैंसर। जब ये ओवर एक्टिव हो जाएगा, लाइसोसोम ज्यादा सक्रिय हो जाएगा तो ये ब्लड कैंसर करा देगा, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लड कैंसर का जीन हर आदमी में होता है, ब्लड कैंसर का जीन हर आदमी में है, क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र नंबर 21 में ये होते हैं। अगर ये ओवर सिक्रीशन, ओवर एक्टिव हो गया लाइसोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर 21 में जो जीन है ब्लड कैंसर वाले, उसको एक्टिव कर देंगे। ऐसे नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं वो जीन जो क्रोमोसोम नंबर 21 में है। क्रोमोसोम नंबर 21 में जो जीन है जो ब्लड कैंसर करा सकते हैं, वो नॉर्मली इनएक्टिव है। लेकिन लाइसोसोम ज्यादा एक्टिव जब हो जाते हैं तो ये जाके उन जीन को एक्टिव कर देते हैं जो ब्लड कैंसर करा सकते हैं, और इसके कारण ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया हो जाती है। दूसरा बात करेंगे, अर्थाइटिस, अर्थाइटिस भी करा देता है, ठीक है ना। अर्थाइटिस भी हो जाती है। अर्थाइटिस जानते हो ना, जोड़ों का दर्द जो होता है ना, नॉर्मल अर्थाइटिस भी टाइप्स के होते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। अर्थाइटिस भी टाइप्स होते हैं, गाउटी अर्थाइटिस होते हैं, आपको पता होगा, ऑस्टियो अर्थाइटिस होता है, रियोमेटॉइड अर्थाइटिस होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दर्द है जोड़ों से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, दाल चिकन वगैरह ज्यादा खा रहे हो, ज्यादा नाइट्रोजन के सब्सटेंस खा रहे हो, नाइट्रोजन युक्त सब्सटेंस खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस अगर खा रहे हो अपने डाइट में ज्यादा है, इससे क्या होगा, यूरिक एसिड ज्यादा बनते हैं, यूरिक एसिड ज्यादा बनेंगे। यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, सोडियम यूरेट बना देंगे। सोडियम के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, सोडियम यूरेट बना देगा, सोडियम यूरेट का क्रिस्टल बना देगा। वो क्रिस्टल आपके ज्वाइंट पे इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्या है कि सोडियम यूरेट जो क्रिस्टल बनता है, अगर लाइसोसोम एक्टिव है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल बन गया इनके जुड़ने से। अगर लाइसोसोम एक्टिव होते हैं, इनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सोडियम यूरेट को इनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये इनके डाइजेस्ट होने से इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, डाइजेशन के बाद इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज्वाइंट पे जाके इकट्ठा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और इसके कारण जानते हो कि आपको ज्वाइंट पेन स्टार्ट होने लगता है। तो कहीं ना कहीं लाइसोसोम एक्टिव होने के कारण यह अर्थाइटिस हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करो, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम कराते हैं, ये टीबी भी करा सकते हैं, यानी कि सिलिकोसिस नाम की बीमारी करा देते हैं। सिलिकोसिस सिलिका से होता है, सिलिकोसिस, ये ओवर एक्टिव रहेंगे, ये करा देंगे सिलिकोसिस, ओवर एक्टिव अगर हैं। एस्बेस्टोसिस इनके सहायता से हो जाता है, इनके कारण एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस के कारण से, है ना। ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जो जिस ऑक्यूपेशन में रहते हैं वहां पे, जैसे सिलिका है, अगर सैंड ऐसे जगह आप माइनिंग कर रहे हो, जैसे कि राजस्थान एरिया में चले जाओ, जोधपुर में चले जाओ, उस साइड में सैंड मान लो कि हटा रहे हो, तो सैंड अगर धूल उड़ रही है तो नाक में जाके पूरा सिलिका भर जाएगा, पूरा लंग्स में चला जाएगा, इसके कारण सिलिकोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी बात मैं करूंगा आगे भी, बट ये सुन लो कि सिलिकोसिस कराते हैं, एस्बेस्टोसिस भी कराता है ये। एस्बेस्टोसिस में क्या होता है, नॉर्मली लंग्स जो है हार्ड हो जाते हैं, लंग्स हार्ड हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स हार्ड हो जाते हैं, इलास्टिसिटी जो होती है ना लंग्स की, वो लॉस्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो इससे सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके बाद एसिडोसिस भी करा जाते हैं, एसिडोसिस भी करा देते हैं, मतलब कि ब्लड का जो ब्लड है ना वो एसिडिक हो जाते हैं ना, ब्लड इज एसिडिक, रक्त एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करो, स्टोरेज डिजीज नाम की चीज होती है, स्टोरेज डिजीज कुछ स्टोर हो रही है, संग्रह डिजीज, है ना, स्टोरेज डिजीज करा देते हैं, है ना। ये स्टोरेज डिजीज का मतलब क्या होता है, जैसे देख लो, इफ सेल में मॉलिक्यूल आवश्यकता से ज्यादा बनने लगे, इकट्ठा होने लगे, आपके कोशिका में कोई मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, अगर सेल में मॉलिक्यूल आवश्यकता से ज्यादा संग्रहित होने लगे या हो जाए, तो इट इज नोन एज स्टोरेज डिजीज। आवश्यकता से ज्यादा किसी कोशिका में आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड अगर स्टोर हो रहे हैं, संग्रहित हो रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा, नीड से ज्यादा, तो इसको बोलते हैं स्टोरेज डिजीज, और ये आपका लाइसोसोम के कारण होता है। इफ सम एंजाइम ऑफ लाइसोसोम इज नॉट वेड, अगर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है 30-32 एंजाइम है, मान लो किसी बुक में 24 एंजाइम भी लिखा मिलेगा लाइसोसोम के अंदर, तो लाइसोसोम में मान लो 30-32 एंजाइम है, मान लो 1-2 एंजाइम नहीं बना, 1-2 एंजाइम आपका नहीं बना, ठीक है, 1-2 एंजाइम की कमी हो गई। अगर कुछ एंजाइम लाइसोसोम में नहीं बना
तो क्या होगा, वो एंजाइम जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शन करते होंगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एंजाइम नहीं बन पाया लाइसोसोम के अंदर। वो कुछ करते थे, मेटाबॉलिक फंक्शन करते थे, कुछ उपापचय क्रियाएं करते थे, वो उपापचय क्रियाएं नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, क्या होगा, इससे हमारे बॉडी में हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिका में इकट्ठा होने लगे, संग्रहित होने लगे, हो सकता है फैट हमारे कोशिका में इकट्ठा होने लगे, तो बॉडी साइज बढ़ने लगती है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है। ठीक है, तब कितना भी बॉडी फैट कम करने वाला दवा खाओगे ना तो भी जल्दी कम नहीं होगा। ये स्टोरेज डिजीज बोलते हैं। ठीक है ना, तो नीड से ज्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड स्टोर हो जाने लगे बॉडी में, इसको इस नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एग्जांपल के तौर पे जैसे कुछ एंजाइम के रिस्पांसिबिलिटी कारण जैसे बताऊं, जैसे टेसेक डिजीज है, मैंने एक बार जिक्र किया था आपसे, टेसेक डिजीज, ये एक डिजीज हो जाती है टेसेक डिजीज के नाम से। क्रेबे सिंड्रोम होता है, क्रेबे सिंड्रोम, क्रेबे सिंड्रोम, ये भी एक तरीके से डिजीज है, समझे ना। सिंड्रोम डिजीज में अंतर होता है, मैं बताऊंगा आपको समय आएगा तो, बट क्रेबे सिंड्रोम हो जाती है। ठीक है ना, इसके बाद वॉलमैन डिजीज हो जाती है, वॉलमैन डिजीज हो जाती है। ये सारे डिजीज आपको होने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे हैं, मैनोसाइटोसिस होते हैं, फ्रुक्टोसाइटोसिस होता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज होने लगते हैं। तो स्टोरेज डिजीज भी होने लगती है, जब आपके शरीर में कुछ एंजाइम नहीं बना, लाइसोसोम की कुछ एंजाइम नहीं बनी, वो एंजाइम कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन करती होगी, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपके बॉडी के अंदर, कोशिका के अंदर, आपके अंदर स्टोर होने लगेगी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसके कारण बॉडी वेट बढ़ने लगेगा, तो आपका भार बढ़ने लगेगा। ये आपके अंदर हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करूं, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है? मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब लाइसोसोम डाइजेस्ट इज ओन सेल, अपनी सेल के अंदर वो भी डाइजेस्ट कर लेगा, मैंने आपको बताया। तो इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर का डाइजेशन कर सकता है, जो भी चीज होगा सेल के अंदर, जो मैंने आपको बार बार बताया। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, मतलब सेल के बाहर, सेल के बाहर क्या है, जैसे बोन है, बोन को डाइजेस्ट कर देगा, बोन को भी डाइजेस्ट कर देगा। जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में बाह्य कोशिकीय पाचन, उसमें आप देखोगे तो आउटसाइड सेल, सेल के बाहर किसका डाइजेशन कर सकता है, तो ये हड्डी का डाइजेशन कर सकता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, हड्डी का डाइजेशन ये कर सकता है। ठीक है, तो बोन डिग्रेड कर देगा, बोन डाइजेस्ट कर देगा। बोन डिग्रेड, बोन डाइजेस्टिंग सेल कौन से होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, मैंने आपको बताया था, बोन को डिग्रेड करते हैं, बोन को डाइजेस्ट करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसके लाइसोसोम के एंजाइम सेल के बाहर आ जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट एक सेल है जो बोन को डिग्रेड करता है। तो कैसे? ऑस्टियोक्लास्ट एक कोशिका है, उसके अंदर लाइसोसोम होगा, उस लाइसोसोम का एंजाइम ऑस्टियोक्लास्ट सेल से बाहर निकल जाएगा और बोन को डाइजेस्ट करने लगेगा, बोन को डिग्रेड करने लगेगा। इस माध्यम से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या डाइजेस्ट करेगा बोन के अंदर? बोन के अंदर प्रोटीन है, ओसिन प्रोटीन है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, कैल्शियम होता है, तो उसका डाइजेशन स्टार्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल है जो कि आपका बोन का डाइजेशन करा देते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन को फॉर्म करते हैं, बोन को बनाते हैं, ब्लास्ट मतलब बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय का मतलब सेल के अंदर की पाचन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सेल के अंदर की चीजों को, जो मैंने बताया ना, फेगोलाइसोसोम, पिनोलाइसोसोम, जो मैंने बताया था ना सेकेंडरी लाइसोसोम में, वो सारा इसका एग्जांपल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हार्मोन सिक्रीशन में रोल निभाते हैं, ये कहीं ना कहीं हार्मोन सिक्रीशन में रोल निभाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हार्मोन सिक्रीशन में भी लाइसोसोम रोल निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भी रोल निभाता है। चौथा, निषेचन में, फर्टिलाइजेशन, मैंने एक बार जिक्र किया था, याद होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में निषेचन में भी रोल निभाता है। ये कैसे? ये स्पर्म की एक्रोसोम होती है, स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड है, ये हेड है, ये टेल है, इस पे ऊपर एक्रोसोम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में एंजाइम्स भरे होते हैं। तो ये एक्रोसोम कुछ नहीं है, ये एक्रोसोम एक तरीके का, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज ए मॉडिफाइड लाइसोसोम, ये एक तरीके का मॉडिफाइड लाइसोसोम ही होता है। जो एक्रोसोम है, ये ऊपर वाला टोपी जो है एक्रोसोम, ये कुछ नहीं है, एक तरीके का मॉडिफाइड लाइसोसोम है, मॉडिफाइड लाइसोसोम है। और इस तरीके से समझ सकते हो, इट कैन बी कंपेयर टू ए मॉडिफाइड लाइसोसोम, इसको आप कंपेयर कर सकते हो मॉडिफाइड लाइसोसोम से, एक्रोसोम को, जो स्पर्म के हेड के ऊपर है। तो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म डेवलप फ्रॉम गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बनता है, लेकिन ये किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य है? लाइसोसोम के समतुल्य है। मतलब एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि कंपेरेबल है लाइसोसोम के जैसा, ये कंपेरेबल है। तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी एंजाइम भरा होगा। और ये एंजाइम क्या करेगा? हमारे एग, जो ओवा होती है फीमेल की, उसके जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको डाइजेस्ट करेगा, तभी ये स्पर्म उसके अंदर में घुस पाएगा, तभी निषेचन हो पाएगा। तो उसके मेम्ब्रेन जो है ना, बाहर की बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए एंजाइम चाहिए, इसके अंदर एंजाइम भरा हुआ है।
एक्रोसोम के अंदर, जो कि एक तरीके का लाइसोसोमी है, क्योंकि लाइसोसोम एंजाइम भरे होते हैं, तो वो डाइजेस्ट करती है और तब जाकर निषेचन हो पाता है, तब जाके स्पर्म उसके अंदर घुस पाता है, ओवा के अंदर। ठीक है, तो ये कहानी थी, आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रख, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, नो नीड मोर देन दैट, इससे कोई ज्यादा जरूरत नहीं आपको। बेसिक चीज आपको बता दी। अब बताओ, ये सब बीमारी आप पढ़ते नहीं हो क्या? मैंने कुछ नया बताया क्या? सारी बीमारी आप पढ़ते हो, इसलिए मैंने जब पढ़ते ही हो तो ये भी तो देख लो ना कि बीमारी कर रहा है तो सुन लो, है ना? ये बीमारी आपको पढ़ना है। ये अर्थराइटिस पढ़ाऊंगा, सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल डिजीज है, एस्बेस्टोसिस ऑक्यूपेशनल डिजीज है, पता होगा, साइड्रोसिस ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, ये सब चीज पता है आपको, बिसिनोसिस ये भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, तो सबकी बात करेंगे हम, ठीक है ना? ये सारे रिलेटेड है इससे, ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। लाइसोसोम इज कंप्लीट एंड सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन में भाग लेता है वो बचा है। न्यूक्लियस की थोड़ी जानकारी लेंगे जो कि ब्रेन ऑफ सेल बोली जाती है, ठीक है ना? और कंट्रोल टावर ऑफ सेल बोला जाता है न्यूक्लियस को, कंट्रोल टावर है, सारा चीज सेल का कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस, नाभिक, उसकी बात करेंगे। सेल इज ओवर, सेल इज फिनिश, ठीक है? अब डाइजेशन में एंट्री होगी अपनी, अब फटाफट आगे निकलेंगे क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब कुछ पढ़ा दिया है। अब डाइजेशन किसका होगा? इन्हीं चीज का तो डाइजेशन होना है, इसी चीज का तो पाचन होगा, ठीक है? तो वो पढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप जितने लोग अच्छा लग रहा है कमेंट में जल्दी बताओ, जो चीज नहीं समझ में आती है उसको भी लिख सकते हो, जो समझ में आती है तो दिल खोल के लिखो, दिल है ना, खोल के लिखो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।